वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर जो हमारे नए नए जो विद्यार्थी हैं और वो हिंदी साहित्य लिए हैं बीए फर्स्ट ईयर में, अभी नया नया एडमिशन करवाया है आपने और बीए फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी साहित्य लिया है और आप सोच रहे हैं कि हिंदी साहित्य में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि उभयनिष्ठ प्रश्न है जो 2018 से लेकर के लगातार 20 तक पूछे ही गए हैं। तो इन सभी को विश्लेषण करने के तदुपरांत हमने एनालिसिस किया 2018, 19 और 20 का पेपर। तो हमें लगा कि ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहिए जो कि उभयनिष्ठ हों, जो कि अच्छे हों, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना होती है, और किन किन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से मतलब जैसे कवि हैं वो आप में शामिल होते हैं, कौन कौन से जो है द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत निबंध और नाटक के रूप में आप में शामिल होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए ताकि स्टूडेंट्स का जो आपका जो भ्रम है वो कम हो थोड़ा। तो इसी पर हमने सोचा एक वीडियो बनाए। अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक वगैरह करते हैं तो मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है हिंदी साहित्य की सीरियल वाइज। हमने उसमें बात किया कबीरदास के बारे में, पूरा उनका जो है कबीरदास से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जायसी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सूरदास से और तुलसीदास जी से, इन चारों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने बनाया और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए हैं। उन वीडियो को नहीं देखा तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियोस को आप जा करके देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको जो है याद करने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि मैं वैसे बताया हूँ कि उसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे तथ्य। अब देखते हैं दोस्तों कि कहाँ से प्रश्न आखिरकार बनते हैं आप में। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपके तो तुलसीदास जी, कबीरदास और जायसी और सूरदास, इन चारों से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में बिहारी और घरानंद से भी प्रश्न आते हैं। द्रुत पाठ में देखें तो रहीम, केशव और भूषण से भी जो है तो मुश्किल से 3 से 4 प्रश्न पूछ ही ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। पहले जब 2018 से पहले पैटर्न नहीं चेंज हुआ था तो पूछे जाते थे आपसे प्रश्न किस प्रकार के, तो आपसे लघुत्तरीय प्रश्न दो दो पूछ लिए जाते थे, जैसे 2 रहीमदास से लघुत्तरीय, 2 केशवदास से और 2 भूषण से। ठीक इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जो हिंदी साहित्य का जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर 2 जो है खंड में डिवाइड होता है। जैसे हिंदी साहित्य में 2 पेपर होंगे आपके, एक होगा प्रथम प्रश्न पत्र, एक होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी एक फर्स्ट पेपर, दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप पढ़ते हो मध्यकालीन हिंदी काव्य, ठीक है। तो मध्यकालीन हिंदी काव्य पढ़ते हो, उसके अंतर्गत आप पढ़ते हो इनको, इन सभी को भक्ति काल के जितने भी कवि हैं और रीतिकालीन कुछ कवि, ठीक। उसके बाद में आप पढ़ते हो द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत आप हिंदी निबंध एवं नाटक पढ़ते हो, जिसके अंतर्गत आप प्रताप नारायण मिश्र इन सभी को पढ़ते हो, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ला, विद्यानिवास मिश्र, इन सभी को पढ़ते हो। मैं बताना चाहूँ मोटे तौर पे तो आप में जो निर्धारित कवि हैं और उनके काव्यांश हैं उनको थोड़ा 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं। तो आप में जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है मित्रों मध्यकालीन हिंदी का, उसमें शामिल है कबीरदास जी, और कबीरदास जी की 25 साखी और 10 पद शामिल होते हैं आपके पाठ्यक्रम में। जायसी की मैं बात करूं, जायसी भी शामिल है, जायसी के पद्मावत का एक खंड आप में शामिल है। 12 मासा नाम से प्रचलित है, इंटर में आपने पढ़ा होगा 11 में लगभग। 12 मासा नागमती का वियोग वर्णन वो आप में संकलित है। साथ ही सूरदास जी से आपके सूर सागर से 30 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मित्रों। तुलसीदास जी आते हैं उसके बाद, तुलसीदास के रामचरितमानस से एक प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में संकलित होता है। इसके बाद बिहारी, और बिहारी की एक ही रचना है मात्र, बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई से आपके 30 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इसके बाद घनानंद आते हैं, इनके 20 छंद जो हैं घनानंद कवित्व से आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो इस प्रकार से ये 6 कवि आपके बड़े ही महत्वपूर्ण हैं मध्यकालीन हिंदी काव्य की दृष्टि से, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं। उनमें से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है इस वीडियो के अंतर्गत अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया अच्छे तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि ये इन सभी प्रश्नों में लगभग इसमें से बताऊंगा 20 से 22 प्रश्न लगभग इसमें बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, और वो प्रश्न आपके लगभग उसमें से 10 प्रश्न जो होंगे वो हूबहू एग्जाम में पूछे ले जाएंगे, ठीक। और द्रुत पाठ के रूप में आप में शामिल होते हैं रहीम, केशव, भूषण, इन सभी कवियों मतलब इन सभी से 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप में शामिल होते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत ये सारे कवि और उनके काव्यांश।
अब हम बात करें अगर द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत, तो हिंदी निबंध एवं नाटक उसका नाम होता है, हिंदी निबंध एवं नाटक। तो उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? तो उससे प्रश्न बनते हैं मित्रों, जैसे कि मैं बताऊं तो निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध और जो निर्धारित आप में निबंधकार हैं, वो जैसे प्रताप नारायण मिश्रा जी के निबंध से प्रश्न पूछा आता है, प्रताप नारायण मिश्रा जी से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा, इसके बाद में कुबेरनाथ राय। तो ये सभी कौन कौन से हैं आपके? ये हैं इनके जो है निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं इनके संबंध में, कि इनके कौन कौन से निबंध हैं। ठीक इस प्रकार से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो है इसके बाद में नाटक कौन कौन सा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो नाटक आप में ध्रुव स्वामिनी संकलित है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऐतिहासिक जो है नाटक है ये, ध्रुव स्वामिनी शामिल है। इसके बाद एकांकी के रूप में अगर देखा जाए, तो एकांकी के रूप में आप में निर्धारित जो एकांकीकार हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, भुवनेश्वर प्रसाद हैं, उसके बाद में उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट और लक्ष्मी नारायण मिश्रा। इन सभी से जो है आपके पाठ्यक्रम में ये सारे संकलित हैं, इनसे प्रश्न पूछा आता है। साथ ही साथ जब आप पढ़ते हो द्रुत पाठ में, तो द्रुत पाठ से मतलब 2-3-4 प्रश्न बनने वाले जो कवि हैं, सॉरी वो निबंधकार और ये सारे हैं गद्य लेखक, तो उनमें राहुल सांकृत्यायन है, मोहन राकेश है और जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनको भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होता है इनके बारे में, तो मैं सभी को बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक, आइए हम बात करते हैं कि जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है, मैं आज पहले पेपर के बाद बात करूंगा कि फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। पहला प्रश्न आपके सामने कि सतसई किस कवि की रचना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतसई किस कवि की रचना है। तो बिहारी की रचना है, और बिहारी ने एक ही रचना की है, उसका नाम है बिहारी सतसई। और सतसई के संबंध में एक दोहा प्रचलित है मित्रों कि सत सैया के दोहरे, जो नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगे क्या, और क्या करते हैं भैया, घाव करें गंभीर। तो देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, मतलब बिहारी के दोहे ऐसे हैं कि देखने में तो आपको छोटे लगते हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं। मतलब उनकी अगर आप व्याख्या करने बैठेंगे तो कम से कम 2-3-4 पेज तो आपके भर ही जाएंगे व्याख्या करने में। अगर अच्छी व्याख्या, तर्क संगत व्याख्या करेंगे तो लगभग इतना पेज आपको लग ही जाएगा। तो व्याख्या, जैसे मैं इनका एक दोहा आप बहुत सुने होंगे इंटर वगैरह में, तो उसमें दोहा एक प्रचलित होता है कि बहुत सारे दोहे हैं, उसमें से एक दोहा सबसे महत्वपूर्ण इनका मैं बताना चाहूँ। उनका दोहा है कि कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सौबात। इस प्रकार का दोहा प्रचलित है, बड़ा ही फेमस दोहा है। मतलब एक जो है भरा भुवन है, मतलब भुवन मतलब होता है भवन, एक कमरा आलीशान या फिर गेस्ट रूम, अतिथि कक्ष, कुछ भी बोल सकते हो। उसमें सभी लोग बैठे हैं, पूरे घर परिवार के लोग बैठे हैं, नाते रिश्तेदार बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, कमरा जो है वो भरा हुआ है। अब उस रूम में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रूम भरा हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि भरा हुआ है कि उसमें सारे का सारे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन कम से कम 20 से 22 लोग उस कमरे में हैं। कमरा बड़ा सा है, उसमें जो है एक नायक है और दूसरी एक नायिका है, जो इस छोर से उस छोर पर बैठे, दूसरी छोर पर नायिका बैठी है, इस छोर पर जो है नायक बैठा है। और दोनों की प्रासंगिकता और दोनों के बीच में नैनों के माध्यम से बातें हो रही हैं। ना कोई तार सिस्टम है, ना कोई फ़ोन है, ना कोई ग्रामो विद्युत फ़ोन जो चलता है, और ना फिर कोई सप्लाई वायर की है कि एक वायर यहाँ से बोल रहा है वहाँ पे जा रहा है। ना मुख, बिना मुख का सहारा लिए आंखों के माध्यम से दोनों नायक और नायिका बात करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि कहत, कहते हैं पहले आंखों के माध्यम से, फिर वो जो है रूठ जाती है नायिका। नायक कहता है, नायिका रूठ जाती है। कहत नटत, मतलब नटत मतलब मतलब वो जो गुस्सा हो जाना, थोड़ा बहुत मीठा गुस्सा जिसको बोल सकते हैं आप। कहत नटत, फिर रिझत, फिर रिझाने का प्रयास करता है कौन, नायक रिझाने का प्रयास करता है, कान पकड़ता है, नायिका कहते हैं रिझत। तो कहत नटत रिझत खिजत, तो वो खिंच जाती है, मतलब खिंचना मतलब होता है कि मतलब मान जाती है, हाँ ठीक है चलो माफ़ कर दिया। तो कहत नटत रिझत खिजत, फिर मिलत, फिर नैन मिलते हैं, मिलत, फिर खिलत, फिर खिलते हैं दोनों लोग, हंसने लगते हैं, खिलत, फिर लज्जा करते हैं, लज्जा से शर्म दोनों का झुक जाता है, लज्जियात,
इस प्रकार से बातें करते हैं। और भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, इसी प्रकार की 100 से अधिक बातें करते हैं कौन, नायक और नायिका। और भरे भवन में सभी लोग बैठे हुए हैं, उनके अतिथि बैठे हैं, नात रिश्तेदार बैठे हैं, घर के बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, नायक के पक्ष के और नायिका के पक्ष के भी। ठीक है, उस प्रकार से नैनों के माध्यम से 100 से अधिक बातें कर लेते हैं। इस प्रकार की कल्पना शक्ति बिहारी के अंदर विद्यमान थी। तो वही पूछा गया कि बिहारी किस कवि की रचना है, तो बिहारी सस्सई जो है बिहारी की रचना है। और बिहारी जो है इनकी एकमात्र ही रचना है बिहारी सस्सई। अगला प्रश्न है, ये तुलसीदास के समकालीन शासक बादशाह कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न है, एकदम से मैं बता रहा हूँ 100% ये एग्जाम में पूछे जाते ही हैं और पूछे जाएंगे भी। आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल एक को भी छोड़ना नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। बिहारी सस्सई मतलब तुलसीदास के समकालीन शासक कौन थे, तो अकबर थे। ध्यान रखेंगे अकबर थे, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत का युद्ध करता है। बाबर के बाद में बाबर का पुत्र कौन होता है, बाबर का पुत्र हुमायूं होता है। और हुमायूं के बाद में लगभग जो है 1500 इधर 55-60 के आसपास जो है ये अकबर आ जाता है। तो अकबर का भी जन्म इसी के आसपास होता है 1526 के। साथ ही 1526 और 32 के आसपास भी तुलसीदास जी का जन्म होता है। हालांकि तुलसीदास जी के जन्म में मतभेद है विद्वानों में, वो डोंट मैटर। लेकिन अगर समकालीन की बात करूं तो बाबर 1526 ईस्वी में आता है इंडिया में और 1530 ईस्वी में इसका देहांत हो जाता है। शेरशाह सूरी जो है ये जो है उसी के समय का है, बाबर के समय का ही है, जो हुमायूं को हराता रहता है। हुमायूं के समकालीन है ये शेरशाह सूरी। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हमेशा युद्ध छिड़ा ही रहता है और हुमायूं भाग भी जाता है इसी के डर से। साथ ही उसके बाद में औरंगजेब 1707 ईस्वी के आसपास का ये है, 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले 1650 के आसपास से जो है इसका शुरुआत होता है इसका जीवन। तो बचता कौन है, अकबर। अकबर जो है इस तुलसीदास जी के समकालीन थे। अगला है श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। 7 कांड हैं। पहला कांड कौन सा है, पहला कांड है आपका बाल कांड। दूसरा कांड कौन सा है, अयोध्या कांड। तीसरा कांड कौन सा है, तो तीसरा कांड आपका कौन सा है मित्रों, अरण्य कांड। और तीसरा अरण्य। चौथा कौन सा है, किष्किंधा। पांचवा कौन सा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कांड, सुंदर कांड। छठवा कांड कौन सा है, युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है, लंका कांड। और ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कांड रामचरितमानस का युद्ध कांड के नाम से जाना आता है, तो वो कौन सा कांड है, लंका कांड है। और 7वां कांड है उत्तर कांड। ये उत्तर कांड से एक प्रश्न और पूछा आता है कि उत्तर कांड मतलब रामचरितमानस का कौन सा ऐसा कांड जिसमें कलयुग के बारे में बताया गया है, तो वो है उत्तर कांड। तो इस प्रकार से 7 कांड है रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है कि तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि इसमें रीति सिद्ध कवि कौन है, तो रीति सिद्ध जो कवि है वो है बिहारी। रीति काल के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी, तो रीति सिद्ध भी है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में अष्टछाप के कवि नहीं है। एक अष्टछाप बनाया था विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु हैं। तो सूरदास जी के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य हैं। ठीक, और उनके पुत्र हैं कौन, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्ट छाप के कवियों को इकट्ठा किया, यानी जिसके पीछे दास लग रहा था, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से प्रेरित थे, कृष्ण की भक्ति करते थे और दास रूप में भक्ति किया करते थे। और उसमें सूरदास जी जो थे वो सबसे जो है प्रमुख कवि थे अष्टछाप के, जो कि किसने बना था, तो विट्ठलनाथ ने बना था, पूछ लिया आता है। उनमें से सूरदास, नंददास, कृष्णदास ये सारे शामिल थे, लेकिन जो सुंदरदास थे ये नहीं शामिल हैं। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए। एक होता है शिक्षा, एक होता है दीक्षा। तो शिक्षित और दीक्षित दोनों होते, तो घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, निम्ब्राक संप्रदाय से दीक्षित है। ठीक, इसमें दीक्षित हुए थे। ये सिद्ध संप्रदाय होता है, राधा वल्लभ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो संप्रदाय पहले सूफी संप्रदाय, नाथ वल्लभ संप्रदाय, राधा संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, इस प्रकार से चलता था संप्रदाय। निम्ब्राक संप्रदाय में इनको दीक्षा मिली थी। ठीक है, तो इससे दीक्षित हुए थे। अगला है कि घनानंद की प्रिया का क्या नाम था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुजान। सुजान चरित्र ही घनानंद ने डाला, सुजान चरित्र। सुजान एक जो है वेश्या थी और वो नृत्यांगना थी, मतलब नृत्य वगैरह किया करती थी राजा के दरबार में। ठीक, तो उससे इनको प्रेम हो जाता है घनानंद को, तो इसी से उनकी प्रिया कौन सी है, तो घनानंद की प्रिया कौन है, सुजान। घनानंद इनके प्रेम में बहुत पागल हो जाते हैं। ठीक, तो ये बातें हैं, वो मैं जब घनानंद को पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद कर लीजिए। वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया
तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं अभी तक, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको डिटेल से किसी चीज़ को पढ़ना है तो आप जो है हमारे चैनल पे तुलसीदास से डिटेल मतलब सारी वीडियो डिटेल में पड़ी हुई हैं, उनको देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उन सभी की मैं आंसर की डालता रहता हूँ, 2018 की, 19 की, 20 की, इन सभी की आंसर की आप पे पढ़ चुकी है, तो उसको भी देख लीजिए। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? तो तुलसी को हिंदी का जो जातीय कवि कहा है वो कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि तो ये तुलसी जी दास जी हैं वो जातीय कवि हैं हिंदी साहित्य के। अगला प्रश्न है कि सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का कौन सा स्कंद है? तो कौन सा स्कंद है? दसम स्कंद है। और दसम स्कंद जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में विधिवत रूप से चर्चा पर चर्चा की गई है। और श्रीमद् भगवत महापुराण, श्रीमद् भगवत जो 7 दिनों का होता है, 8वें दिन भंडारा होता है, ठीक वही। अगला प्रश्न है भाषा बोल न जनही जिनके कुल के दास, पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? केशवदास की है कि भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, ठीक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे, ठीक। ये सब सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, जो पंक्ति है इसके तुलसी के विषय में किसने लिखी है ऐसी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है ये पंक्ति कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला। कविता करके तुलसी नहीं मतलब आए हैं, मतलब उनका जो प्रचार हुआ है तो कविता से उनको लोग नहीं पहचानते, लेकिन कविता पहचानी जाती है तुलसी के कारण से। ये बताया किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महोदय ने, ध्यान रखेंगे। अगला है कि पद्मावत में सुआ या हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो गुरु का प्रतीक है, ठीक। और सुआ काल होई लईगा पीयू, इस प्रकार से नागमती वियोग वर्णन है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है पद्मावत। और पद्मावत से प्रश्न आप में पूछे जाते हैं, जायसी आपके पाठ्यक्रम में संकलित होते हैं, तो जायसी से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जायसी के मरण मृत्यु से इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आप में 12 मासा शामिल है उसमें नागमती, राजा रत्न सेन, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। बिहारी ससई नामक रचना किस कोटि में आती है? तो मुक्तक काव्य में आती है, ठीक। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है, ठीक। अगला प्रश्न है कान्हावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। कान्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है साखी शब्द का क्या अर्थ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार पूछा जाता है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। अब देखिए एक जो वो हैं कबीर दास जी आपके, कबीर दास जो है इनकी रचना है साखी शब्द रमैनी बीजक। तो इनकी रचना है बीजक, और बीजक के 3 खंड है, साखी शब्द और रमैनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी। कभी कभी पूछ लेता शब्द का क्या अर्थ है? शब्द मतलब होता है शब्द, शब्द मीन्स होता है शब्द। तो साखी मतलब साक्षी, शब्द मतलब शब्द, और रामायणी मतलब होता है रामायण, ठीक। तो उसमें रामायण के बारे में सारी चीज़ें बताई गई, राम जी के बारे में। अगला है कि बिहारी को किस विशेषता के कारण गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है? तो बिहारी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा है, भाषा की समाज शक्ति बहुत है। क्योंकि देखिए ये अभी हमने वो जो उदाहरण बताया था, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लिजत, देखिए कितना ता लास्ट में मिल रहा है। ऐसे शब्द आप सही से इनके दोहों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ठीक। मतलब ऐसे और भी दोहे हैं, ठीक। तो भाषा की जो समाज शक्ति है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। ये प्रश्न जो है लगातार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस की रचना कब हुई? तो कब हुई? 16 संवत 1631 ईस्वी में। अगला है ये विक्रमी है, संवत 1631 विक्रमी है, ईस्वी नहीं है। अगला प्रश्न है परकारज देह को धारे फिरो परिजन्य जथारथ होए दर्शो, पंक्ति के लेखक कौन है? तो घनानंद है। इसमें वे ये सब आए तो घनानंद समझ जाइएगा, ठीक। और इस प्रकार से मतलब इतने लंबे में जो है छंद में लिखा हो तो घनानंद इसके रचनाकार हैं। इसके परकारज देह को धारे फिरो परिजन जथारत हवय दर्शो, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, तो अकबर के नवरत्नों में से एक कौन है? तो रहीम दास जी हैं। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिसमें बीरबल भी शामिल है। और इनका रहीम का नाम है पूरा अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया
कि रहीम का पूरा नाम क्या था, तो रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के नौरत्नों में से एक थे ये। ठीक। घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है, तो विरह है। विरह वेदना के बाण इनमें, विरह वेदना के बाण से ये आहत थे, घायल हो चुके हैं पूर्ण रूप से विरह वेदना के बाण से घनानंद। अगला है रीत मुक्त कवि नहीं है, तो रीत मुक्त कवि कौन नहीं है, तो रीत मुक्त हैं कौन, बोधा आलम ठाकुर, ये रीत मुक्त कवि हैं, रीति से मुक्त है, मतलब जो रीतियाँ चल रही थी उनसे मुक्त हैं। और रीतबद्ध कौन है, तो बिहारी रीतबद्ध है। ठीक, इसलिए रीत मुक्त इनमें से बिहारी नहीं है, रीत मुक्त हैं आलम ठाकुर बाधा। और बिहारी किस प्रकार के किस कवि हैं, कैसे, तो रीतबद्ध कवि हैं। ठीक। अगला है तुलसीदास के मित्र कौन थे, तुलसीदास के मित्र कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, और अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर और तुलसीदास जी समकालीन थे, तो अकबर और जो है मतलब जो अकबर के समकालीन थे कौन, तुलसीदास जी, और इसी के समकालीन रहीम थे। तो रहीम और तुलसी के बीच में बहुत अच्छा मतलब संबंध था। ठीक, तो इस प्रकार से आपने समझा इतने प्रश्न। और आइए हम देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन इसमें से मतलब यह कथन इनमें से किस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का है, तो भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। अगला प्रश्न है हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, किस विद्वान ने कहा, तो ऐसा कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अभिधा तो एक सीधे वाक्य है कि मोहन जाता है, ये अभिधा हो गया। मोहन जाता है, मोहन खाता है, मोहन चलता है, मोहन उठता है, मोहन बैठता है, कोई भी नाम ले लीजिए, राम चलता है, राम उठता है, राम कपड़ा पहनता है, ये सारे। और लक्षणा होती है मतलब मान लिया कह रहा कोई दूसरी बात और समझने का तरीका कोई दूसरे, जैसे बोल दिया कि अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर जब जितने मुहावरे लोग उक्ति आती है सब इसी में आती है लक्षणा में। ठीक। अब साथ ही साथ आप बोल देंगे कि मोहन गधा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहन जो है वो गधा है, उसके चार पैर है, नहीं, मोहन गधा नहीं है, मोहन की बुद्धि गधे जैसी है, ये कहने का आशय है। ठीक है, बोल दिया गया कि जो है तो तुम्हारी आंखें मृग के समान हैं, तो ये उनकी आंखें मृग के समान मतलब मृग के समान है, अब क्या उनकी आंखें जानवर जैसी हैं, या ऐसी कोई बात नहीं, उनकी आंखों की तुलना मृग की आंखों से की गई है। या मतलब कि जो है बहुत सारी ऐसे बोली जाती है कि मतलब तुम सिंह की तरह दहाड़ती हो, तो इसका मतलब सिंह की तरह नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज गर्जना से दहाड़ती हो, इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक, तो मतलब कहता कोई कुछ दूसरा है लेकिन उसका मतलब आशय कुछ दूसरा निकल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वही होती है लक्षणा। और व्यंजना में आप जैसे बोल दिए कि मान लिया बोले 8 बज गए हैं, तो 8 बज गए हैं तो उसका मतलब बच्चा समझेगा कि अब मेरे को स्कूल जाना है, टीचर समझेगा मेरे को पढ़ाने जाना है, दूध वाला समझेगा मुझे दूध लाना है। ठीक, इस प्रकार से ड्यूटी वाले हो सोचेंगे कि मुझको ड्यूटी जाना 8 बज गए, तो उसका मतलब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से निकाले, तो वो हो गया व्यंजना। तो अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का कौन तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। ठीक, ये आप पढ़ेंगे व्याकरण में कि अभिधा क्या होती है, व्यंजना क्या, लक्षणा क्या। हमने अभी थोड़ी बहुत मोटी मोटा आपको बता दिया कि अभिधा क्या है, व्यंजना क्या है और लक्षणा क्या है। ठीक, आगे हम बात करते हैं तुलसी की को मुगल सम्राट का सबसे महान कवि किसने कहा, मुगल सम्राट का सबसे महान कवि तुलसी को किसने कहा, तो बीसेंट स्मिथ ने कहा है कि तुलसीदास जी जो थे वो मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। ठीक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, बीसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न है कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, उक्ति विट्ठलनाथ ने किसकी मृत्यु पर कहा था, तो किसकी मृत्यु पर कहा था, सूरदास जी की मृत्यु पर कहा था, किसने, तो विट्ठलनाथ ने कहा था। विट्ठलनाथ कौन है, अष्टछाप कवि का संग्रह करने वाले यही हैं, मतलब दूर दूर से विद्वानों को लाया और उनको कृष्ण भक्ति शाखा के जो थे उनको उनका एक संगठन बनाया। जैसे आगे चल करके जब सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ आते हैं तो वो तार सप्तकों का प्रकाशन करते हैं, उनमें मुख्य कवि रखते हैं उस धारा के, तो ऐसे अष्टछाप के कवियों को रखा था जो कृष्ण भक्ति शाखा से प्रेरित थे। किसने रखा था, विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ कौन है, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। ठीक, और वल्लभाचार्य कौन है, सूरदास के गुरु हैं। ठीक, सूरदास जन्मांध थे, ये बात आपको पता है। तो उनकी जब मृत्यु हो गई और वो जब उनकी मृत्यु हुई सूरदास जी की, तो वही पद गाया करते थे, खंजन रूप नहीं रसमाते, इस प्रकार का कोई जो है गद्य वो है गायन पद है, उसको गाया करते थे सूरदास। तो इस प्रकार से जब सूरदास की मृत्यु हो जाती है तो पुष्ट मार्ग को जहाज जाता है, ऐसा किसने बोला था, तो ऐसा बोला था विट्ठलनाथ ने। ठीक, तो इस प्रकार से आपने समझा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे 4 इसमें हो गए, 4 4 8
8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 4 24, ठीक, 24 4 28, 28 प्रश्नों को आपने समझा, ठीक, 28 प्रश्नों को आपने समझा, जाना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 28 के 28 बड़े ही महत्वपूर्ण है। इनमें से 10 प्रश्न जैसे 11 प्रश्न आपकी 2021 वाली परीक्षा में, अगर आपकी 20 की परीक्षा नहीं हुई है तो अब शायद नहीं ही होगी, तो 2021 की परीक्षा में जो है पूछा जाएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक। तो ध्यान नहीं, अब जो है आप 21 की तैयारी करेंगे, और इंटर पास करके आप आए हैं, आप में अगर बीए में हिंदी साहित्य ले रखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छा विषय है, बहुत अंकदायी विषय है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस विषय में मिलते हैं। मिलेंगे दोस्तों फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।